ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले जो फिटेड थ्योरी की हमारी क्लासेस चल रही थी आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए, उसका पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको बता दूं पार्ट 5 तो सॉल्व होगा ही, जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा और आप ऑनलाइन फ्री में टेस्ट कहाँ से दे सकते हैं, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा। क्या वेबसाइट का नाम है भाई? www.globaliti.org। इस वेबसाइट पे जाकर के आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल फोन पे गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। जैसे ही ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे पहली वेबसाइट globaliti.org के नाम से मिल जाएगी। इस पर आपको क्लिक करना है, नया टैब इस पर ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद हल्का सा आप नीचे स्लाइड करेंगे ना तो यही आपको मिल जाएगा। देखिए, आईटीआई निमी मॉक टेस्ट, आईटीआई निमी क्वेश्चन पीडीएफ, सीबीटी एग्जाम क्वेश्चन पेपर, आईटीआई निमी मॉडल पेपर। कितना आसान है, सारे टैब यही आपके सामने बने हुए हैं। और यहाँ देखिए अलग से फिटेड थ्योरी पीडीएफ प्लस टेस्ट, यहाँ से भी एक अलग से कॉलम है। आपको टेस्ट देना है, सिंपली ये वाला टैब देखिए, सिंपल सब टैब अलग अलग बना हुआ है, कहीं अंदर कुछ जाना नहीं है। वेबसाइट ओपन कीजिए, सब कुछ सामने है। आईटीआई निमी मॉक टेस्ट है, इस पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है भाई, क्लिक कर लिया हमने, नीचे को स्लाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। फिटेड थ्योरी फर्स्ट ईयर मॉक टेस्ट, फिटेड थ्योरी सेकंड ईयर मॉक टेस्ट। आप फर्स्ट ईयर किया तो फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए। एम्प्लॉयबिलिटी वगैरह का भी है, जिस पे क्लिक करेंगे उसका टेस्ट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे कई पार्ट वाइज सब टेस्ट पड़ा हुआ है। पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, पार्ट 5 है। मान लीजिए टेस्ट 5वां देना, स्टार्ट पे हमने क्लिक कर दिया। देखिए स्टार्ट हो गया आपका। अब फटाफट आप क्लिक करते जाइए, नेक्स्ट करते जाइए, क्लिक करते जाइए, नेक्स्ट करते जाइए। क्लिक तुरंत आपको साथ के साथ आंसर भी पता चल जाएगा ना। आंसर भी आपको तुरंत का तुरंत पता चल जाएगा। बहुत ही आसान है, बड़े मजेदार तरीके से आप बिल्कुल स्मूथली टेस्ट दे सकते हैं। तो मैंने आपको टेस्ट देके बता दिया, प्लस पीडीएफ डाउनलोड करना है तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, होम पेज पे आ गए हम लोग। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन पीडीएफ है, या यहाँ पे अलग से लिखा हुआ फिटेड थ्योरी पीडीएफ प्लस टेस्ट। यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बंद करे पे क्लिक कर दीजिए, नीचे को स्लाइड कीजिए। फिटेड थ्योरी फर्स्ट ईयर पीडीएफ, सेकंड ईयर पीडीएफ। फर्स्ट ईयर के तो फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे, बस नीचे स्लाइड करेंगे, सब आपको मिल जाएगा। देखिए फिटेड थ्योरी फर्स्ट ईयर पीडीएफ, ये सारे पार्ट यहाँ पे अपलोड है। कोई सभी पार्ट पे आप क्लिक कर दीजिए, तुरंत के तुरंत आपके सामने देखिए लाइव डाउनलोड। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर आपकी सबसे अच्छी बात है, कोई भी क्वेश्चन आप जूम करके देख लीजिए, उसके साथ ही उसका आंसर भी लिखा हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पे ये देखिए साथ में आंसर भी दिया हुआ है, जिससे आपको मोबाइल फोन वगैरह में देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये रहा आपका बिल्कुल मजेदार तरीका। बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिया कैसे आपको वेबसाइट यूज करना है, कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है, कैसे फ्री में टेस्ट देना है। इस पे क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर, जो एग्जाम पेपर आए हुए उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। सारा कुछ यहीं पे है, यहीं पे सब कुछ। आइए मजे लीजिए, अपना काम कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या भाई, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। इसका उतना मतलब नहीं है, इसको साइड में थोड़ा करते हैं। मेन देखिए जो पार्ट है ना, इसको मैं थोड़ा आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग, इस वाले पार्ट का नाम पूछ रहा है। हम लोग थोड़ा सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, जो मेन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा थोड़ा सबको देख लेंगे ना। देखिए इसमें जो होता है आपका, ये हमारी ड्रिल बीट है, जो ये ड्रिल बीट है ना, उसी को यहाँ पे इसका नीचे का भाग दिखाया गया है। तो इसमें अगर हम लोग स्टार्ट करें तो ये वाला जो हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं डियर, इसको कहते हैं बॉडी क्लियरेंस। और इसके बाद ये जो छोटा सा हिस्सा बच रहा है, ये वाला, इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, ये इतना जो सकरी सी लाइन है, इसको लैंड या मार्जिन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? लैंड बोलते हैं या मार्जिन बोला जाता है, लैंड या मार्जिन। ठीक है, ये हिस्सा हो गया। यह चौड़ा वाला हिस्सा क्या होगा, तो ये वाला हिस्सा होगा बॉडी क्लियरेंस। क्या होगा भाई? बॉडी क्लियरेंस। दरअसल यह जो लैंड या मार्जिन है ना, ये पतली सी रेखा जैसी दिख रही उभरी हुई, ये अलग रहते हैं। और जो बॉडी क्लियरेंस मतलब इसके डाउन रहता है। बाकी जब हमारी ड्रिल बीट जब घूमे, कहीं पे ड्रिल करेगी, होल करेगी, तो ड्रिल बीट अगर हमारी यहाँ कटाई करेगी, घूमेगी ना, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतनी चौड़ी सरफेस है, अगर पूरा एक बराबर होता तो होल में यह पूरी सरफेस रगड़ खाती। जब पूरी सरफेस रगड़ खाती तो पावर का कंजम्पशन ज्यादा होता, और होल में यह पूरा सरफेस रगड़ खाता तो होल की फिनिशिंग भी उतनी अच्छी नहीं आती, होल भी उतना अच्छा नहीं बनता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पूरी बॉडी रगड़ ना खाए, उसके लिए आगे यह पतली सी रेखा दिख रही है, पतली सी रेखा जैसी, इसको मार्जिन बोलते हैं। इसको उभरा हुआ बना दिया जाता है। ड्रिल बीट में देखेंगे तो अलग से दिखता है उभरा हुआ। मैंने इस पर वीडियो भी बना रखी है, फिटर प्रैक्टिकल वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको वहां ड्रिल बीट का वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने दिखाया भी कौन सी बारीक सी पतली हुई और उभरी हुई रेखा है, पतली सी। तो यही लैंड या मार्जिन या बारीक सी उभरी हुई पतली रेखा होती है। तो यही सिर्फ होल से टच करता, बस इतना था। बाकी पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा टेपर कर दिया जाता है, पीछे डाउन कर दिया जाता है, जिसको बॉडी क्लियरेंस कहते हैं। जिससे कि हमारा पूरा हिस्सा रगड़ ना खा के बस ये पतली सी रेखा वाला हिस्सा रगड़ खाएगा, तो पावर भी कम लगेगा और होल की फिनिशिंग भी खराब नहीं होगी। ठीक है, तो ये लैंड या मार्जिन या बॉडी या क्लियरेंस हो गया। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो हिस्सा है, जो त्रिभुज जैसा बन रहा है ना, ये वाला जो हिस्सा है,
इस तरह से इस तरह। तो ये जो त्रिभुज वाला खाली हिस्सा है बीच में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं, फ्लैंक। और जब ये कटाई करेगा, देखिए यह हिस्सा और यह हिस्सा, ये दो है, यह वाला हिस्सा और यह वाला हिस्सा, ये दोनों हमारे क्या है, यही दोनों को हम लोग लिप कहते हैं या कटिंग एज कहते हैं। इन दिनों क्या बोला जाता है, लिप या कटिंग एज। लिप भी कह सकते हैं या फिर कटिंग एज भी कह सकते हैं, कटिंग एज, क्योंकि यही कटाई करने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, कटाई करने का। जब ये घूमेगा तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये दोनों कटाई करते हैं, इसको लिप या कटिंग एज बोला जाता है। जब ये कटाई करेंगे तो जो चिप्स इससे कटेगा तो इससे टकराता हुआ चिप्स निकलेगा। तो जिस पार्ट से चिप्स टकराता हुआ निकलता है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस बोला जाता है। चाहे वो आपका ड्रिल बीट हो, चाहे आपकी चीजल हो, चीजल भी हमारी इस तरह से होती है ना, चीजल भी हमारी इस तरह से होती है। तो जो यहाँ पे जब किसी मटेरियल को काटा जा रहा होता है तो चिप्स इससे टकरा करके निकलता है, तो चीजल के ऊपर, इसको हम लोग क्या, फेस बोलते हैं। जहां से चिप्स हमारा टकरा के निकलता है उसी हिस्से को फेस बोला जाता है, चाहे वो आपकी चीजल में हो, चाहे आपके टर्निंग टूल में हो, किसी में भी हो। या फेस हो गया। अब उसके बाद देखिए इसमें देखा जाए ना तो यह तो पूरा भरा हुआ भाग है, बॉडी क्लियरेंस और लैंड मार्जिन, और इसके बगल में ये खोखला भाग है, इधर खोखला भाग है, ऐसे घूमते हुए घुमाव बनाया जाता है ना, जैसे इसमें देखिए समझ में आएगा। मैंने क्या बोला, यह जो पतली सी बारीक रेखा है इसको लैंड या मार्जिन कहते हैं, और यह वाला हिस्सा बॉडी क्लियरेंस, यह लैंड या मार्जिन। उसके बाद यह वाला हिस्सा खाली है, फिर यह देखिए पतली सी रेखा जो है लैंड या मार्जिन, बॉडी क्लियरेंस, फिर यह खाली है। मतलब बीच बीच में खाली स्थान है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लूट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए खाली वाला स्थान यहाँ पे फिर जाके निकला हुआ, इसको फ्लूट बोला जाता है। फ्लूट में से ही क्या होता है, फ्लूट में से ही हमारा चिप्स बाहर निकलता है और कूलेंट को अंदर डाला जाता है, जिससे कटिंग एज ठंडी रहे, वो गर्म ना हो, और इसी में से चिप्स हमारा बाहर निकलता है। तो ये हमारा फ्लूट कहलाता है, ठीक है। और ये हमारा फ्लैंक हो गया। अब देखिए ये फ्लूट है ना, तो फ्लूट यहीं से तो बन रहा है, तो ये जो हमारी लाइन हो गई ना, ये लाइन, ये फ्लूट वाली, यहीं से फ्लूट बनता हुआ जा रहा है, तो ये फ्लूट वाली लाइन हो गई। और ये बॉडी क्लियरेंस, ये बॉडी क्लियरेंस था, तो बॉडी क्लियरेंस वाली लाइन हो गई। तो फ्लूट वाली लाइन, बॉडी क्लियरेंस वाली लाइन जिस पॉइंट पे मिलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं भाई, हील कहते हैं। क्या कहते हैं, हील कहते हैं, ठीक है। यह भी हमारा पीछे को रहता है, मतलब पीछे को टेपर रहता है, जिससे कि जब हमारा कटिंग एज कटाई करे तो ये नीचे वाला हिस्सा हमारा क्या हो, होल से टकराए ना, क्योंकि ये नीचे भी तो होल कटाई कर रहा है, तो पता चलेगा ये पूरा चौड़ा हिस्सा इधर का, इतना ही चौड़ा हिस्सा इधर का, ये पूरा टकराएगा तो ये भी ज्यादा फ्रिक्शन करेगा, ज्यादा पावर कंजप्शन करेगा। इसीलिए बस कटिंग एज टकराती है, पीछे का थोड़ा स्लोप दे दिया जाता है, जिससे बस कटिंग एज कटाई करे, पीछे का यह सब हिस्सा होल के नीचे अंदर जॉब में ना टकराए, जिससे अतिरिक्त फ्रिक्शन ना हो, बेकार में पावर कंजप्शन ना हो, ठीक है। हमारी कटिंग एज भी तब कम गर्म होगी। तो ये पीछे को टेपर कर दिया जाता है, इसी को हम लोग यहाँ पे हील कहते हैं। क्लियर हुआ, फ्लैंक, फेस, हील हो गया, कटिंग एज हो गया। तो ये देखिए इन दोनों के बीच ये हमारा जो हो गया, और ये दोनों जो लिप के बीच का एंगल कहिए यह वाला, या उसी को यहाँ पे बाहर दिखा दिया गया है, यह वाला, दोनों एक ही बात है। तो ये क्या है, दोनों के बीच में ऐसे पॉइंट जैसा बन रहा है भाई, ये पॉइंट जैसा बन रहा है उसको या इसको, दोनों एक ही बात है। तो यह क्या होता है, पॉइंट एंगल या कटिंग एज एंगल होता है, ठीक है। इसी को हमसे क्वेश्चन में एक्स करके पूछा भी था कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको बोलेंगे भाई पॉइंट एंगल या कटिंग एज एंगल। यहाँ देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पॉइंट एंगल या कटिंग एज एंगल, ठीक है। लीप, फ्लैंक, लैंड सब मैंने आपको बता दिया। एक चीज और देखिए, जब हमारी ड्रिल बिट में क्या काट दिया हमने, फ्लूट काट दिया। फ्लूट काटने के बाद बीच में जो थिकनेस बचती है ना, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वो बढ़ती जाती है। तो फ्लूट काटने के बाद यह जो फ्लूट काट दिया हमने, तो यह बीच में जो थिकनेस बची ना, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, उस थिकनेस को हम लोग वेव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई, वेव के नाम से जानते हैं। तो यह भी कभी कभी पूछ लेता है कि जब यहाँ पे हमने फ्लूट काट दिया तो जो थिकनेस बची उसको क्या कहते हैं, तो उस थिकनेस को वेव बोला जाता है। और बाकी यह ऊपर वाला जो हिस्सा है यह हमारा फ्लैंक कहलाता है, और यहाँ पे नेक होता है, कई बार इसी पर इसकी साइज लिखी होती है, किस मटेरियल का बना हुआ यह भी लिखा होता है इसी पर, ठीक है। और सबसे ऊपर यह हिस्सा हमारा टैंक होता है। ड्रिल बिट हमारी दो टाइप की है, पैरेलल सैंक वाली, टेपर सैंक वाली। इसमें देखिए टेपर सैंक दिखाया गया, पीछे देखिए डाया कम है और आगे देखिए डाया ज्यादा है, तो यह सैंक हमारी टेपर सैंक वाली है। क्लियर हुआ सारी चीजें, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला, ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। जो हमारी ड्रिल सैंक है, जैसे मैंने भी आपको पीछे दिखाया कि यह देखिए हमारा सैंक है, सैंक में टेपर दिया गया ना, टेपर सैंक वाली है। स्ट्रेट सैंक, टेपर सैंक, दो टाइप की होती है। ये टेपर सैंक वाली है, तो यही पूछ रखा है कि टेपर सैंक में जो हमारा टेपर दिया जाता है वो किस प्रकार का दिया जाता है ड्रिल के सैंक में। तो ड्रिल के सैंक में जो टेपर दिया जाता है डियर, वो मॉर्स टेपर दिया जाता है। क्या दिया जाता है भाई, मॉर्स टेपर दिया जाता है, मॉर्स टेपर, ठीक है। मॉर्स टेपर जो होता है हमारा 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। आई बात समझ में, कितने प्रकार का होगा, 8 प्रकार का होगा। कौन कौन सा, तो MT0 से स्टार्ट होता है, MT मॉर्स टेपर, MT0 से लेकर के MT7। ध्यान दीजिएगा, कई लोग सोचेंगे कि ये तो साथ ही बताए, नहीं, 0 से काउंट कर रहे हैं ना, MT0, MT1, MT2, 3, 4, 5 हो गया ना, 4 के बाद 5, 6, 7,
अरे यार मैं तो ज्यादा कर दिया रुक जाइए यहाँ लिख देता हूँ, MT 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 गिनेंगे हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट है। तो MT 01 MT 02 MT 03 इस तरह से करके होता है ना, तो ये हमारा 8 प्रकार। और एक चीज होता है कि इसका जो है अनुपात कितना रहता है, तो ये जो अनुपात होता है 1 संबंध 20 का माउस टेपर का, ठीक है। किस पर माउस टेपर कटा होता है हमारा, तो हमारा जो माउस टेपर होता है ना वो देखिए ड्रिल बिट पे तो रहा ही, ड्रिल बिट पे जो हम लोग माउस टेपर यूज करते हैं ना टेपर साइन पे, वो ज्यादातर MT1 से लेकर के MT5 तक वाला यूज करते हैं, ये ज्यादातर ड्रिल बिट पे यूज किया जाता है। ये हमारा सेंटर पर भी यूज किया जाता है, सेंटर पर भी माउस टेपर कटा होता है हमारा, और रीमर पे माउस टेपर कटा होता है, इन सब के ऊपर भी माउस टेपर कटा जाता है। सेंटर समझे ना, ड्रिल मशीन में जो सेंटर यूज किया जाता है उस पर भी हमारा माउस टेपर कटा होता है, ठीक है। एक क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हम लोग किसकी भाई, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पिन टेपर की, ठीक है। पिन टेपर जो है हमारा, इसको सर्कुलर पिन टेपर भी बोलते हैं। अरे यार ये तो पिन है, ठीक है, क्या बोलते हैं, जो पिन टेपर है सर्कुलर टेपर की भी बोला जाता है इसी को, क्या सर्कुलर टेपर की। इसमें ध्यान देना होता है कि अब पूछ कौन सा रहा है, इसमें भी देखिए 2 टाइप से पूछ सकता है, मीट्रिक वाला ब्रिटिश वाला। अगर मीट्रिक वाला पूछेगा, मीट्रिक अगर मीट्रिक में पूछेगा तो 1 संबंध 50 का रहता है अनुपात, और अगर वही किसमें पूछ दे, ब्रिटिश में पूछ दे, किसमें पूछ दे भाई, ब्रिटिश में पूछ दे तो 1 संबंध 48 होता है, इनका अनुपात होता है, ठीक है। पिन टेपर वाला मीट्रिक में पूछेगा, ब्रिटिश में किसमें पूछ रहा है, इसका हमें ध्यान देना। देखिए सर्कुलर टेपर की मैंने आपको पढ़ाया था कि शाफ्ट में भी क्या होता है और हब होता है, दोनों में क्या होगा, इसमें द्वितीयक का कटा, इसमें तो यह जो पिन रहती है हमारी ऐसे टेपर में रहती है, तो ये जो इसमें टेपर कटा होता है उसी की बात की जा रही है, सर्कुलर टेपर की वाला। मीट्रिक टेपर, देखिए मीट्रिक टेपर का जो होता है हमारा ना, मीट्रिक जो टेपर होता है इसका भी जो अनुपात होता है माउस टेपर वाला ही होता है, कितना भाई 1 संबंध 20 का ही होता है। जर्नो टेपर की बात कर लें, किसकी बात कर ले भाई, जर्नो टेपर की। तो जो जर्नो टेपर का होता है ना, जर्नो टेपर हमारे 18 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, ये हमारा 18 प्रकार का जर्नो टेपर होता है। यह हमारा कहाँ मिलता है, तो यह हमारा लेथ मशीन के स्पिंडल की नोच पर कटा होता है। कहां पर डियर, लेथ मशीन के स्पिंडल के बाहरी नोच पर। जर्नो टेपर काटा जाता है। ये सारी चीजें होगी, कौन सा हमारा टेपर है, कहाँ काटा जा रहा है और क्या चीजें होती है, क्या अनुपात होता है, मैंने सब आपको बता दिया। इन सबको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मशीन के स्पिंडल में, या जैसे हमारा मशीन का स्पिंडल है, इसमें हमारा क्या ड्रिल चला जाए या सॉकेट। सॉकेट क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। इस मशीन के स्पिंडल में ड्रिल या सॉकेट को पकड़े, अगर उसे हमें बाहर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, किसके द्वारा निकालेंगे, इसकी बात हो रही है। बारी बारी से हम लोग सब देखेंगे, पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं ना। यह देखिए आपके सामने एक ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन में भी 2 होते हैं, बेंच सेंसिटिव ड्रिल मशीन और एक हमारा बड़ी वाली पिलर टाइप वाली होती है, जो बड़ी साइज की होती है। तो इसमें लोग डायरेक्ट स्पिंडल में, देखिए यहाँ पे कोई चक नहीं लगा है, डायरेक्ट स्पिंडल में ड्रिल बिट को पकड़ते हैं। और एक होता है चक में पकड़ा जाता है, तो जिसमें ड्रिल चक में हम लोग ड्रिल बिट को पकड़ते हैं तो पैरेलल शैंक वाली होती है। ड्रिल चक में पैरेलल शैंक वाली ड्रिल बिट को पकड़ा जाता है, जबकि जिसमें हम लोग डायरेक्ट स्पिंडल में पकड़ लेते हैं, इसमें हम लोग टेपर शैंक वाले ड्रिल बिट को पकड़ते हैं। तो यहाँ जो मैंने ड्रिल मशीन दिखा रखा है, टेपर शैंक ड्रिल बिट को पकड़े, क्योंकि इसमें ड्रिल चक नहीं है। तो जब हमें टेपर शैंक को पकड़ना होता है, तो देखिए अब यह जो हमारा स्पिंडल है, डायरेक्ट स्पिंडल में पकड़ेंगे तो स्पिंडल के अंदर मान लीजिए जो होल दिया हुआ है हमारा, मान लीजिए कितना वाला है होल, मान लीजिए 25 mm का है। स्पिंडल का साइज क्या है 25 mm। स्पिंडल का जो साइज है इसका, मान लीजिए हमारे पास 25 mm का स्पिंडल का साइज है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई ड्रिल बिट पकड़ना होगा 25 mm की टेपर शैंक वाली, तब तो पकड़ लेंगे। लेकिन मान लीजिए हमारे पास ड्रिल बिट कितने साइज की है, 26 की है या फिर 24 की है, या कह लीजिए 25 से हमें 27 mm वाला ड्रिल बिट पकड़ना है या 23 mm वाला ड्रिल बिट पकड़ना है, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये 25 वाला पकड़ सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि जितने साइज का हमें ड्रिल बिट पकड़ना है डायरेक्ट स्पिंडल में, मतलब टेपर शैंक वाली जितनी भी ड्रिल बिट है, जिनको डायरेक्ट पकड़ा जाता है स्पिंडल में, अब इसके लिए उतनी मशीन ही रखा जाए भाई, 10 mm 12 mm 14 mm कितनी मशीन खरीदोगे आप। तो इसीलिए इसके जुगाड़ के लिए क्या बनाया गया कि जो इसका साइज है 25 mm मान लीजिए स्पिंडल का, तो अगर इससे ज्यादा का, मतलब अगर 25 mm है और हमारे पास ड्रिल बिट कितना का है 27 mm का है, ड्रिल बिट 27 mm का है, तो उसका साइज हमें कम करना पड़ेगा ना,
क्योंकि हमारे पास इसमें होल 25 mm का ही है, इसका साइज क्या है 25 mm है, लेकिन जो ड्रिल बिट मेरे पास है वो 27 mm वाली है। तो इसके साइज को 25 mm में कैसे बदला जाए, तो उसके लिए सॉकेट यूज किया जाता है, मतलब साइज को कम करने के लिए, ड्रिल बिट के साइज को कम किया जा सके जिससे हम लोग स्पिंडल में पकड़ सके, उसके लिए क्या करते हैं, सॉकेट यूज करते हैं। तो 27 mm वाले के लिए क्या यूज किया जाएगा, सॉकेट, उसी को हम लोग सॉकेट कहते हैं। देख रहे हैं इसमें क्या है, आगे वाला हिस्सा बड़ा है, पीछे का देखिए साइज कम हो जा रहा है। तो हम लोग मान लीजिए ड्रिल बिट हमारा क्या है, यह ड्रिल बिट मान लीजिए 27 वाला है, तो जब 27 वाले को हम लोग इसके अंदर डालेंगे तो यह भी 27 वाला ही होगा, लेकिन पीछे देखिए इसका साइज कम होगा, पीछे पता चला 25 वाला होगा, तो आराम से इसमें लग जाएगा। आगे वाला 27 का, आगे वाला इसका 27 का, तो ये 27 वाला 27 में चला जाएगा, पीछे वाला कम हो गया। तो जब हमें ड्रिल बिट के साइज को घटाना है तो सॉकेट का यूज, देखिए इतना बड़ा सॉकेट है हमारे पास, लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास ड्रिल बिट क्या है 23 mm का है, देखिए ये वाला ड्रिल बिट जैसे है, ये हमारे पास क्या है ड्रिल बिट 23 mm का है, 30 mm वाली ये ड्रिल बिट है मेरे पास। अब मुझे भाई इसमें 25 mm वाले पकड़ना, तो इसमें लूज होगा ना, तो साइज बढ़ाने के लिए, तो साइज बढ़ा, देखिए ये दोनों वही है, साइज बढ़ाने के लिए जो यूज किया जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग कहते हैं स्लीव। क्या बोला जाता है डियर, स्लीव बोला जाता है। ये अभी दोनों स्लीव ही है। तो देखिए अभी ये पतला है 23 वाला है, अब इसके ये पता चला हमारा स्लीव कितने वाला है 25 वाला है, अब ये सॉरी 23 वाला ही है, तो यह क्या करेगा, इसके अंदर होल इसका 23 कराएगा ना, होल इसका 23 कराएगा, ऊपर साइज इसका 25 रहेगा, तो इसके अंदर चला जाएगा 25 का हो जाएगा। भाई ये स्लीव जैसा इसके ऊपर चढ़ जाएगा तो मोटाई बढ़ जाएगी ना, ये इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर माउथ टेपर, इसके ऊपर माउथ टेपर, दोनों एक दूसरे में फिट हो जाएंगे, फिर इस स्लीव को इसके अंदर डाल देंगे। तो जब हमें ड्रिल बिट का साइज बढ़ाना है तो स्लीव, जब ड्रिल बिट का साइज घटाना है तो सॉकेट, ध्यान रखिएगा ठीक है। इनको डायरेक्ट स्पिंडल में डाल दिया हम लोग, तो यही स्पिंडल इसको यहाँ पे दिखाएगा कि इसको डायरेक्ट स्पिंडल में हमने डाल दिया। अब इसको जब बाहर निकालना होगा तो वही क्वेश्चन पूछा था, तो स्लीव क्या है समझ में आ गया होगा, सॉकेट क्या है समझ में आ गया होगा, दोनों मैंने बता दिया। ड्रिल बिट के साइज को कम करने के लिए सॉकेट, ड्रिल बिट के साइज को बढ़ाने के लिए स्लीव, उसके ऊपर एक पार्ट चढ़ा देते हैं, स्लीव बोलते हैं। ड्रिफ्ट क्या होता है भाई, तो वही देखिए जब ड्रिल बिट को हमने लगा दिया था यहाँ पे, मान लीजिए वही स्पिंडल में देख रहे हैं यहाँ पे छिद्र बना हुआ है, तो जब ड्रिल बिट को हमने इसमें, क्योंकि मैं क्या बोला इसमें स्पिंडल में माउथ टेपर कटा हुआ है और ड्रिल बिट के साइड पे माउथ टेपर, दोनों आपस में फंस गए, अब बाहर कैसे निकलेंगे, ऐसा तो नहीं इसको पकड़ के आप झूल जाओगे कि यार बाहर आ जाओ, ऐसा नहीं होता है ठीक है। तो बाहर निकालने के लिए हमारे पास यह ड्रिफ्ट होती है, देख रहे हैं टेपर में बनी हुई है ड्रिफ्ट, हमारी माइल्ड स्टील की बनी होती है डियर, किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, एक सेकंड रुकिएगा, माइल्ड स्टील का बना होता है। इस पर जो टेपर होता है 8 डिग्री 19 मिनट का, 8 डिग्री 19 मिनट का इस पे टेपर कटा होता है ठीक है। इस तरह देखिए टेपर में 8 डिग्री 19 मिनट का। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो होल बना हुआ था, देखिए ये जो होल बना हुआ था यहाँ पे इसका टैंक होगा, अब हम लोग इसमें ड्रिफ्ट को डालेंगे, हैमर से चोट लगाएंगे, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसका साइज बढ़ता जाएगा, तो इस ड्रिल बिट पे प्रेशर देगा, जैसे दबेगा ड्रिल बिट छोड़ करके नीचे आ जाएगी। अब नीचे अगर डायरेक्ट मेटल पे गिर गई, मेटल वाले टेबल पे गिर गई, तो इसकी कटिंग एज खराब हो सकती है, इसीलिए नीचे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा रखा गया, एक गुटका रखा गया, वुडन का एक ब्लॉक या एक गुटका रखा गया लकड़ी का, जिससे कि ड्रिल बिट गिरे तो इस लकड़ी के ऊपर गिरे, उसकी कटिंग एज खराब ना हो। तो आई बात समझ में, निकालने के लिए किसका उपयोग किया हमने, ड्रिफ्ट का यूज किया। पंच क्या होता है, तो देखिए पंच है आपके सामने है, ये हमारा क्या है, पंच है, दिख रहा है ना, क्या है भाई, पंच। अब पंच हमारा क्या क्या हो सकता है, पंच आप जानते हो हमारा मेन जो हम लोग जनरली यूज करते हैं कौन कौन सा, सेंटर पंच, सेंटर पंच, उसके बाद दूसरा वाला जो है हमारा डॉट पंच, और तीसरा जो है प्रिक पंच, है ना। जो सेंटर पंच होता है इसका एंगल 90 डिग्री, जो हमारा डॉट पंच होता है इसका एंगल 60 डिग्री, जो प्रिक पंच होता है इसका एंगल 30 डिग्री, यही होता है ना। जो सेंटर पंच होता है ड्रिल बिट के पॉइंट को स्थान देने के लिए, ड्रिल बिट के पॉइंट को, मतलब जैसे हम लोग ड्रिल करने जा रहे हैं, इसके द्वारा अगर जॉब में ड्रिल करना होगा, यहाँ पॉइंट निशान लगा हुआ है, ड्रिल करने जाएंगे तो ये इधर भाग जाएगी स्लिप, जब प्रेशर देंगे स्टार्टिंग में ना, पता चला यहाँ ड्रिल करना, थोड़ा सा स्लिप करके इधर या इधर कर देगी। इसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहां ड्रिल करना पहले वहां सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री होता है, इससे एक गहरा निशान लगा देंगे। अब ड्रिल बिट उसी निशान में जाएगा तो इधर तो स्लिप नहीं करेगा, उसी स्थान पर ड्रिल करेगा। तो ड्रिल बिट की नोक को स्थान देने के लिए सेंटर पंच, डॉट पंच, अगर कोई हमारा जॉब है, जॉब पर मार्किंग की गई है, मार्किंग करने के बाद ठीक है हमने क्या करते हैं, स्क्राइबर से मार्किंग करते हैं, पहले इसमें मार्किंग मीडिया लगा होता है, स्क्राइबर से मार्किंग कर दिया जाता है, फिर अगर आप उसके यूज करने जाओगे, पानी वानी गिराओगे तो ये धुल जाएगा और निशान आपका मिट जाएगा। तो निशान को पक्का करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉट पंच यूज करते हैं। डॉट पंच हमारा विटनेस मार्क का काम करता है, किसका डियर, विटनेस मार्क, विटनेस मार्क का काम करता है ठीक है, मतलब गवाही देना एक तरह से ना, निशान को पक्का कर देना। तो डॉट पंच की मदद से 3 से 5 mm की दूरी पर इस तरह से निशान लगा देते हैं
3 से 5 mm की दूरी पर निशान लगा देते हैं, उसके बाद हमारा निशान फिर नहीं मिटता है। ठीक है, प्रिक पंच यह हमारा किस लिए होता है? तो डिवाइडर की नोक को स्थान देने के लिए, डिवाइडर की नोक को स्थान देने के लिए। डिवाइडर से वृत्त खींचना है, नोक को, हाँ डिवाइडर से वृत्त खींचना है तो अगर मेटल पे रख करके खींचेंगे तो उसकी नोक इधर उधर फिसल जाएगी। पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिक पंच का एंगल 30 डिग्री होता है, इससे हम लोग निशान लगा देते हैं, फिर डिवाइडर की नोक उसमें रख करके घुमाएंगे तो हमारी वो स्लिप नहीं करेगा जो डिवाइडर है। आई बात समझ में? तो ये हमारा हो गया पंच के बारे में। हैमर क्या है? तो हैमर तो आप लोग जानते ही होंगे, ये नीचे वाला हमारा हिस्सा क्या कहलाता है? फेस कहलाता है। ये हमारा ऊपर वाला क्या कहलाता है भाई? ऊपर वाला पिन कहलाता है। और ये हमारा चिक होता है, और इधर हमारा आई होल होता है। क्या है? आई होल है, इसमें वेज भी लगा होता है, और ये हमारा हैंडल होता है जो कि लकड़ी का बना होता है। चलिए, सारी चीजें क्लियर हो गई, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रेंज का नाम बताइए। प्रतिबंधित स्थान में मतलब जहां पे कंजेस्टेड उपयुक्त जगह ना हो वहां पे काम करने के लिए, ऐसी जगहों पे कौन सा हम लोग यूज करते हैं? तो देखिए यहाँ पे टी हैंडल टैप रेंच जो दिया है ना, टी हैंडल टैप रेंच, ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ये जो फिगर आपको दिख रहा है कहीं गहराई में कहीं कंजेस्टेड स्थान में हमें क्या करना हो, हमें टैप रेंच के, टैप समझ रहे हैं ना? टैप रेंच, टैप मतलब टैप को घुमाने के लिए। टैप क्या होता है? तो कहीं अंदर थ्रेड काटना हो। टैप हमारा एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए डाई यूज किया जाता है, इंटरनल आंतरिक चूड़ी काटने के लिए टैप यूज किया जाता है। तो जब कहीं हमें गहराई में थ्रेड काटना हो, कहीं कंजेस्टेड जगह पे थ्रेड काटना हो, तो एक टी हैंडल टैप रेंच यूज किया जाता है। देख रहे हैं ना, टी जैसा दिख भी रहा है, तो टी हैंडल टैप रेंच कहते हैं। इसी में टैप को पकड़ लेते हैं, फिर टैप को पकड़ करके इसकी मदद से घुमाते हैं। सॉलिड टैप रेंच कौन सा है? तो देखिए ये वाला सॉलिड टैप रेंच है, यह पूरा सॉलिड भाग में पूरा सॉलिड होता है। इसमें जैसे देखिए एक होल इस साइज का, एक होल इस साइज का है, तो जो टैप का ऊपर का हिस्सा टैंक होता है ना वो स्क्वायर होता है, तो इसी को इसमें फंसा करके घुमाते हैं। तो इसमें देखिए दो होल बने हैं ना, एक ही साइज का, तो सिर्फ 2 ही साइज के घुमा पाएगा। उसके अलावा कोई कम साइज का अगर हमारे पास टैप होगा तो उसको इसमें नहीं पकड़ पाएंगे। यह ज्यादातर बड़े साइज के टैप के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद बारी आती है डबल इंडेड एडजस्टेबल टैप रेंच। यह जो फिगर आपको दिख रहा है, यह डबल इंडेड एडजस्टेबल टैप रेंच का है। इसमें देख रहे हैं यह वाला हिस्सा फिक्स रहता है, यह जो फिक्स है, यह आगे पीछे नहीं होगा, यह वाला मूव करता है। इस हैंडल को घुमाते हैं तो पीछे जाता है, टाइट करते हैं तो आगे आता है। यहाँ पे देख रहे हैं एक ये सीधी लाइन खींच दी गई है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है डियर। क्या है? इसके बीच का जो एंगल है 90 डिग्री। वैसे देखिए इधर भी 90 डिग्री बनाया गया। ठीक है, तो जो जब एक सेकंड रुक जाए, जब दोनों हमारे आपस में मिलते हैं ना, तो यहाँ पे स्क्वायर जैसा देखिए, ये वाला ग्रुप ये वाला ग्रुप दोनों मिलकर स्क्वायर बना लेते हैं, जिससे जो आपको टैंक को पकड़ सके। तो इसमें क्या है, किसी भी जो आपके मतलब टैप के साइज को, टैप कम ज्यादा साइज का भी होगा तो एडजस्टेबल, इसको कम ज्यादा करके साइज को आगे पीछे करके किसी भी साइज को टैप को पकड़ सकते हैं, इसलिए इसको एडजस्टेबल टैप रेंच कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है, ओ ये आपका न्यूमेरिकल आ गया ना, चलिए कोई नहीं, इसको सॉल्व कर लिया जाएगा अभी। ठीक है, क्या कह रहा है भाई? बोल रहा है कि आइसोमेट्रिक थ्रेड में M10 × 1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना। देखिए इसलिए आपको फार्मूला याद रहेगा, बड़ा मजेदार से, कुछ ऐसा है नहीं इसमें। क्या फार्मूला होता है? टैप ड्रिल। चलिए मैं फार्मूला लिख देता हूं पहले। हाँ भाई ठीक है, फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा टैप ड्रिल साइज बराबर होता है टैप साइज। क्या होता है भाई? टैप साइज माइनस 2D, यह फार्मूला होता है। दरअसल इसमें जो टैप ड्रिल साइज होती है ना, इसको हम लोग माइनर मानते हैं। क्या? माइनर डाया, छोटा व्यास। और जो टैप साइज होता है यह मेजर डाया होता है हमारा। मेजर डाया, ये हमारा जो टैप साइज होता है, यह हमारा माइनर डाया, और टैप साइज हमारा मेजर डाया होता है, माइनस 2D। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं टैप ड्रिल साइज, और यहाँ पे एक चीज और, एक सेकंड। ठीक है, 2D, D क्या होता है? तो देखिए D जो होता है हमारा, D बराबर होता है थ्रेड की गहराई। क्या होता है भाई? थ्रेड की गहराई, D बराबर। तो थ्रेड की गहराई कितना लेंगे तो वह डिपेंड करेगा कि मीट्रिक थ्रेड है या ब्रिटिश थ्रेड है। अगर ब्रिटिश थ्रेड की बात होगी, सॉरी पहले मीट्रिक का देख लेते हैं। मीट्रिक की अगर बात होगी, मीट्रिक थ्रेड है हमारे पास, कौन सा थ्रेड काटना है? हमें मीट्रिक थ्रेड काटना। तब जो D का मान लिया जाएगा ना, वो 0.6134 इंटू P। P मतलब, P का मतलब होता है P बराबर पिच।
आई बात समझ में। और अगर वहीं पे ब्रिटिश वाला थ्रेड हो, कौन सा हो भाई, ब्रिटिश वाला थ्रेड हो, तो ब्रिटिश के केस में जो डी बराबर लिया जाएगा 0.6403 इंटू पी, बस और कुछ नहीं करना है, बस डी का मान बदलेगा और सब वही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मीट्रिक थ्रेड है, मीट्रिक थ्रेड है, इसका मतलब हमें डी का मान यह वाला लेना पड़ेगा ना। और यहाँ पे देखिए एम का मतलब भी वही हो गया, मीट्रिक थ्रेड। पहला जो होता है ना, जो क्वेश्चन दिया गया था, जो पहला होता है या 10, यह दिखाता है किसको, यह हमारा डिनोट करता है मेजर डाया को, किसको बताता। कई बार क्वेश्चन में यही पूछ लेता है, ऐसे दे लेगा, पूछेगा कि इसमें से 10 किसको दिखा रहा है, ऑप्शन देगा माइनर डाया, मेजर डाया, पीच डाया, कई चीजें देगा। तो ध्यान रखना है जो 10 होता है हमारा यह मेजर डाया को दिखाता है, यह आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और जो 1.5 है अगला, यह पिच को बताता है, किसको बताता है, पिच को। बस यहीं से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब टैप ड्रिल साइज हमें निकालना है, क्या निकालना है भाई, टैप ड्रिल साइज निकालना है। तब देखिए टैप साइज या मेजर डाया दोनों एक ही बात है, तो यार टैप साइज या मेजर डाया दोनों एक ही बात है, मैंने बताया था ना। तो यहां आप क्या लिख सकते हैं, 10 लिख लेंगे, -2 इंटू डी का मान कितना रखे, तो चूंकि मीट्रिक थ्रेड है, मीट्रिक थ्रेड के लिए 0.6134 इंटू पी, तो 0.61 दो ही अंक लेंगे, इंटू पी लिख लेंगे, मतलब पिच लिख लेंगे। ठीक है, अब 10 -2 इंटू 0.61 इंटू पिच कितना है, पिच देखिए दिया है 1.5 है, 1.5 हमने रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले 1.5 दूना 3 गुणा कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। 10 माइनस 1.5 दूना 3 हो गया, तो 3 इंटू 0.61, क्योंकि पहले गुणा करने के बाद ही घटाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। पहले भागु जोड़ जानते हैं ना, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना होता है, तो पहले गुणा फिर जोड़ है, नहीं तो फिर घटाना कर लिया जाएगा। अब इसका गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3 एकम 3, 3 छक 18, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, 1.83 आ गया। अब 10 में से 1.83 घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा 10.00 लिख लीजिए, 1.83, 1.83। देखिए 10 में से 3 गया 7, 9 में से 8 गया 1, ठीक है, 9 में से 1 गया 8, 8.17, कितना आ गया डियर, 8.17 mm। ऑप्शन देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ऑप्शन गलत हो गया है, दो ऑप्शन सेम दे दिए हम लोग ना, कोई एक ही होना चाहिए था। यहाँ भी ये भी वही है, ये भी वही है, मान लीजिए 8.7 है, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 8.2 है, 8.7 होता तो 8.17 लगभग 8.2 के करीब है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता 8.2 mm। ठीक है, तो बहुत आसान है, बस आपको फार्मूला पता रहेगा, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और कुछ नहीं। तो इस फार्मूले की याद रखिए, टैप ड्रिल साइज हमें निकालना भी था वही, टैप ड्रिल साइज क्या होगा, तो टैप ड्रिल साइज बराबर होता है टैप साइज माइनस 2d। फिर उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो टैप ड्रिल साइज है उसको माइनर डाया कहते हैं और टैप साइज को मेजर डाया, तो यहाँ से मेजर डाया और पिच मिल जाएगा, वही मान यहाँ पे रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या, ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट की इकाई क्या। देखिए फीट क्या होता है ना, ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल बिट जब एक चक्कर घूमती है तो जॉब के अंदर कितनी गहराई तक प्रवेश किया। जब ड्रिल बिट एक चक्कर घूमी, भाई वो ड्रिल करते हुए अंदर जाता है ना, तो जब ड्रिल बिट एक चक्कर घुमा तो वो जॉब में कितनी गहराई तक प्रवेश किया, वही उसका फीट कहलाता है। कि हमारा ड्रिल बिट जब एक चक्कर घूम रहा है तो जॉब में कितना एमएम गहराई तक प्रवेश किया, वही हमारा क्या होता है, फीट होता है। तो आपका क्या हो जाएगा उसका मात्रक, फीट का मात्रक हो जाएगा आपका एमएम प्रति चक्कर, कि एक चक्कर में कितना एमएम अंदर तक गया, ड्रिल बिट हमारी एक चक्कर में कितना एमएम अंदर घुसी, वही उसका फीट हो जाएगा। चक्कर को क्या लिख देता है, आरएबी, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब चक्कर होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही जगह, एमएम प्रति चक्कर है, एमएम प्रति रिवॉल्यूशन, दोनों एक ही बात है। ठीक है, मीटर प्रति मिनट कब होता, तो जब अगर वही कटिंग स्पीड पूछ देता, ड्रिल बिट की कटिंग स्पीड, फॉर्मूला होता है ना पाई डी एन अपान 1000 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तब मीटर प्रति मिनट वाला होता। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला कह रहा है वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। सारे पार्ट्स के नाम हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या है। देखिए जो ऊपर वाला है या दोनों और या नीचे है, तो यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल जा कर देखा जाए, अगर उसके फिक्स और उसके हिसाब से देखा जाए ना, तो यह दोनों जा क्या रहेंगे, यह फिक्स रहेंगे, हिलते डुलते नहीं है। तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इन दोनों को बोलेंगे फिक्स जाओ। ठीक है, यह दोनों मूव करते हैं, तो यह वाला और यह वाला, यह दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, मूवेबल जाओ, मूवेबल जाओ। दूसरे रूप में देखा जाए तो यह दोनों हमारे क्या करते हैं, एक्सटर्नल माप लेते थे, यह दोनों एक्सटर्नल जा या इंटरनल जा कहलाते हैं। इन दोनों को अगर बात करें तो एक्सटर्नल जा बोलेंगे, एक्सटर्नल जा बाहरी माप लेने के लिए, और यह दोनों जो है हमारे इंटरनल जा कहलाते हैं आंतरिक माप लेने के लिए, इंटरनल जा आंतरिक माप लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद और पार्ट पे आ जाते हैं, तो देखिए यह जो होता है हमारा बीम कहलाता है, क्या कहलाता है डियर, बीम कहलाता है।
यहाँ पे आ जाए जो एक्स के रूप में पूछ रखा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग डेप्थ बार कहते हैं, गहराई मापने के काम आता है, डेप्थ बार। ठीक है, उसके बाद बीम हो गया हमारा। अब यहाँ पर अगर इस वाले पूरे पार्ट को या पूरा इस पे स्लाइड करता है, या पूरा पार्ट इस पे स्लाइड करता है, इसलिए इस पार्ट को, पूरे पार्ट को पूछे या क्या है, तो इसको वर्नियर स्लाइड कहते हैं कि इससे वर्नियर स्केल बनाता है या पूरा स्लाइड करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे डियर, वर्नियर स्लाइड बोलेंगे। यहाँ पे थंब लीवर लगा होता है, जिसकी मदद से, थंब की मदद से इसको आगे पीछे हम लोग खिसकाते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, थंब लीवर। ठीक है, उसके बाद यह जो स्केल नीचे बनी हुई है, इस स्केल को वर्नियर स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वर्नियर स्केल। जो ऊपर यह सब हमारी स्केल है, यह सब हमारी मेन स्केल कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, मेन स्केल। ठीक है, तो ये सारे पार्ट के नाम हो गए। हमसे उस वाले को पूछ रखा था, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेप्थ बार हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए, ये वर्नियर कैलिपर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला कह रहा है कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी क्या होती है, शुद्धता क्या होती है। इस बारे में पीछे के क्वेश्चन में हम लोगों को बात हो चुका है, फिर भी मैं हल्का हल्का आपको बता देता हूं कि यह जो हमारा प्रोटेक्टर हेड है ना, प्रोटेक्टर हेड हमारा मेन क्या होता है, देखिए मेन स्टील रूल हो गया, एक पार्ट हमारा यह हो गया स्टील रूल, और क्या होता है, और हमारा यह होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको स्क्वायर हेड कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई, स्क्वायर हेड। और यह वाला जो हिस्सा है हमारा, यह प्रोटेक्टर हेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड मतलब चांदा वाला एक तरह से ना। और यह हमारा सेंटर हेड। यह मेन चार चीजें होगी जिनको मिला करके हमारा कॉम्बिनेशन सेट बनता है। देखिए, जरूरी नहीं है कि इसके साथ चारों लगाओ तभी, जिसकी हमें जरूरत हो, हमें इसको यूज करना, तो इन दोनों को निकाल देंगे बाहर और स्टील रूल के साथ इसको यूज कर लेंगे, स्टील रूल के साथ इसको यूज कर लेंगे, जिसकी जरूरत होगी उसको उसके साथ यूज कर लेंगे। ठीक है, काम क्या होता है सबका देख लेते हैं। स्क्वायर हेड के एक साइड देखिए, इधर क्या 90 डिग्री बन जा रहा है, तो ये हमारा एक तरह से ट्राई स्क्वायर का काम करेगा, 90 डिग्री के कोण को चेक करने के लिए। जबकि दूसरा सिरा देखेंगे तो ये इसके साथ कितना बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने का बना रहा है, 45 डिग्री। तो दूसरा सिरा इधर वाला हमारा 45 डिग्री का कोण चेक करने का काम आएगा, और इधर वाला 90 डिग्री का कोण चेक करने का काम आएगा, स्क्वायर हेड की बात करें। और इसी में ऊपर हमारा लगा होता है स्क्राइबर। यहाँ पे क्या लगा होता है, स्क्राइबर, या कई जगहों पे नॉब स्क्राइबर बोलता है। क्या बोलता है भाई, नॉब स्क्राइबर। ये क्वेश्चन पूछता है कि कॉम्बिनेशन सेट के कौन से पार्ट में स्क्राइबर या नॉब स्क्राइबर होता है, किसमें लगा होता है, स्क्वायर हेड में लगा होता है। और यहां पर एक खड़ी अवस्था में ना स्पिरिट लेवल भी होता है। क्या होता है, स्पिरिट लेवल, जो समतलता को चेक करने के काम आता है। तो यह सारे पार्ट हमारे किसमें, नॉब स्क्राइबर मार्किंग करने का काम आएगा। तो यह सारे पार्ट हमारे किसमें होते हैं, स्क्वायर हेड में होते हैं। फिर बारी आएगी प्रोटेक्टर हेड की। प्रोटेक्टर हेड में एक चांदा आया और कुछ नहीं, और इसकी मदद से हम लोग, जैसे चांदा पे होता है ना सबसे छोटा खाना 1 डिग्री का होता है, वैसे इस पे भी होता है। तो मिनिमम 1 डिग्री का कोण को हम लोग माप सकते हैं या चेक कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो ये हमारा प्रोटेक्टर हेड होता है। इसमें भी हमारा स्पिरिट लेवल लगा होता है, ध्यान रखिएगा। स्पिरिट लेवल इसमें भी होता है, स्क्वायर हेड में भी, और स्पिरिट लेवल हमारा प्रोटेक्टर हेड में भी होता है। लास्ट में आएंगे सेंटर हेड। देखिए, सेंटर हेड के या दोनों बीच का एंगल कितना होता है पूछता है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। काम क्या होता है, तो सेंटर हेड जो होता है हमारा ना, यह बेलनाकार जॉब का सेंटर लगाने के, जो नाम है वही काम, बेलनाकार जॉब का सेंटर निकालने के लिए सेंटर हेड का यूज किया जाता है। यहाँ पे पूछा था प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी या मिनिमम कितना कोण मार सकता है, तो कितना है भाई, 1 डिग्री। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। कह रहा ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी क्या है, तो देखिए आपके सामने ट्राई स्क्वायर है। इस वाले पार्ट को स्टॉक कहते हैं, इसको ब्लेड कहते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। यहाँ पर देख रहे हैं छोटा सा स्लॉट बना हुआ है, गड्ढा टाइप का, यहाँ पे हल्का सा कॉर्नर पे, इसको बर स्लॉट बोलते हैं। जब हमारे जॉब को चेक कर रहे होते हैं तो जॉब घिसने पे जो बर वगैरह आ जाते हैं, जो घिसे हुए पार्ट होते हैं, तो उनको स्थान देने के लिए, जिससे गलत माप ना आए। तो इसकी मदद से हम लोग चेक कर सकते हैं जॉब समतल है कि नहीं, उसकी दोनों भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री पर है या नहीं। इस टाइप की चीजें चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का यूज किया जाता है। और इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो 0.002 mm प्रति 10 mm की लंबाई में होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है विच पंच इज यूज्ड फॉर विटनेस मार्क। विटनेस मार्क के लिए कौन सा पंच यूज किया जाता है, अभी मैंने पीछे बताया था भाई, तीनों पंच बताया था ना, सेंटर पंच, डॉट पंच, फ्रिक पंच। डॉट पंच को मैंने लिखा था, ये विटनेस मार्क होता है, निशान को पक्का करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ने दे रखा है डॉट पंच, ऐसा ही रहेगा। देखिए पंच तीनों एक ही टाइप के होते हैं, बस एंगल बदलता जाता है। डॉट पंच, सेंटर पंच, फ्रिक पंच, तीनों ऐसे ही होंगे, बस फर्क क्या होगा, फ्रिक पंच होगा तो यहाँ पे जो एंगल रहेगा वो 30 डिग्री, डॉट पंच है तो 60 डिग्री, और सेंटर पंच है तो 90 डिग्री। डॉट पंच को ही हम लोग 60 डिग्री वाला फ्रिक पंच भी कभी कभी बोल देते हैं, इस बात का भी याद रखिएगा। चलिए, अब ये पिन पंच यह है हमारा, यह देख रहे हैं, यह हमारा लगभग इसका जो होता है 3 से 12 mm वाला,
3 to 12 mm। इसका जो डाया रहता है ना, कितना था, 3 से 12 ml हो गया इसका डाया रहता है। और ये हमारा यूज किया जाता है डॉवेल पिन को, कहीं भी हमारा डॉवेल पिन वगैरह फंस जाए तो लंबी सी इसकी नुकीली जैसी बना होता है ना, जिससे इसको हम लोग वहां पिन पे लगा करके ऊपर हैमर से चोट करेंगे तो ये अंदर जाएगा और उस पिन को, कहीं पे डॉवेल पिन फंसी हुई है तो उसे बाहर निकाल लेगा। बेल पंच, तो यह जो आपको दिख रहा है यह बेल पंच है, यह जो फिगर है हमारा बेल पंच का है। इसमें देख रहे हैं नीचे जॉब है हमारा, यह हमारा क्या है भाई, यह हमारा जॉब है। तो बेलनाकार जॉब है, इस पे अगर हमें सेंटर में निशान लगाना है तो उसके लिए बेल पंच का यूज कर रहे हैं। देख रहे हैं घंटी नुमा आकृति है, इसका ऑर्डर कैसा है, घंटी नुमा है। तो इसको इस पे रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये सेंटर में आ जाएगा। ये जो इसके बीच में पंच लगा हुआ है स्प्रिंग के प्रभाव में, हैमर से चोट मारते हैं यहाँ पे निशान लगा के स्प्रिंग प्रभाव में फिर वापस चला जाता है। तो ये बेलनाकार जॉब के सेंटर में निशान लगाने के लिए यह बेल पंच यूज किया जाता है। सेंटर पंच, देखिए डॉट पंच हो या सेंटर पंच हो, दोनों लगभग एक ही जैसे हैं, बस फर्क क्या होगा, सेंटर पंच होगा तो इसका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, डॉट पंच होगा तो इसका एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस कैलिपर का नाम बताया जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ी होती है। ठीक है, एक टांग क्या हो, एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट, दूसरी टांग मुड़ी हुई हो। तो इस वाले फिगर को देखिए, फिगर देखिए क्वेश्चन में नहीं दिया है, फिगर मैंने अलग से लिया आपको समझने के लिए, नहीं तो फिगर क्वेश्चन में देगा तो आप पकड़ ही लोगे। ठीक है, तो वह होता है हमारा क्या, जैनी कैलिपर, जो आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा है ना, जैनी कैलिपर। इसमें देख रहे हैं एक जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट वाला, यहां से हम लोग इसको टाइट या लूज करके इसके नीडल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये बोला कि जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट, एक टांग जो होती है डिवाइडर पॉइंट वाली एडजस्टेबल होती है और दूसरी टांग मुड़ी हुई होती है। कई बार पूछता भी है कि जब मुड़ा हुआ है कितने रेडियस में मुड़ा होता है, तो 6 से 12 mm। कितने रेडियस में डियर, 6 से 12 mm के रेडियस पे मुड़ा होता है और 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है। ठीक है, इसका यूज किया जाता है किसी भी जॉब के किनारे रख करके, मान लीजिए कोई जॉब है हमारा, तो मुड़ा हुआ हिस्सा जो है इसके किनारे रख करके समांतर लाइनें खींचने के लिए, या फिर कोई बेलनाकार जॉब है उसका सेंटर निकालना हो तो मुड़ा हुआ हिस्सा यहाँ रखेंगे, ऐसे निशान लगा देंगे, मुड़ा वाला हिस्सा यहाँ रखे, ऐसे निशान लगा दिए, मुड़ा वाला हिस्सा यहाँ रखे, ऐसे निशान, फिर मुड़ा वाला हिस्सा यहाँ रखे और ऐसे निशान लगा दिए, फिर अपना स्केल की मदद से मिला दिया जाता है, सेंटर निकल जाता है। तो ये दोनों काम हमारा इसकी मदद से किया जा सकता है। इसके 2-3 नाम और है, उसका भी नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूं अभी कि भाई जैनी कैलिपर कह लीजिए, ऑड लेग कैलिपर कहिए, ऑड लेग वाला कैलिपर, या फिर हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ठीक है, या फिर एक और नाम है लेग एंड पॉइंट कैलिपर, एक साइड लेग एक साइड पॉइंट है, इसलिए लेग एंड पॉइंट कैलिपर भी बोलते हैं। तो ये सब इसके नाम हो गए। ठीक है, चलिए इनसाइड कैलिपर नाम है, इनसाइड कैलिपर काम भी वही है। यह जो आपको फिगर दिख रहा है ना, ये हमारा किसका है, इनसाइड कैलिपर का। दोनों टांग बाहर की तरफ मुड़ी हुई है, नाम होता है इनसाइड, जब टांग अंदर की तरफ मुड़ी हुई है तो नाम होता है आउटसाइड। तो ये इनसाइड कैलिपर है, कहाँ यूज किया जाएगा, यह जो फिगर आपको दिख रहा है ये इनसाइड कैलिपर का है। इसका यूज किया जाता है हमारा आंतरिक माप लेना, किसी पाइप के अंदर का माप लेना हो तो ये देखिए अंदर चला जाएगा, फैल जाएगा, उसकी माप ले लेगा। ठीक है, तो आंतरिक माप लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनसाइड कैलिपर का यूज करते हैं हम लोग। जब हमें बाहरी माप लेनी होती है तो आउटसाइड कैलिपर का यूज करते हैं। किसी भी सॉफ्ट का, किसी भी चीज का बाहरी माप, पाइप का बाहरी माप लेना है आउटसाइड कैलिपर, पाइप का आंतरिक माप लेना है तो इनसाइड कैलिपर। तो यह जो फिगर है आपका यह आउटसाइड कैलिपर के है, इसका दोनों टांग अंदर की तरफ। ठीक है, आउटसाइड कैलिपर बाहरी माप, आउटसाइड बाहर की माप, इनसाइड अंदर की माप, तो ये इनसाइड कैलिपर होता है। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर क्या होता है, तो देखिए ये दोनों हमारे स्प्रिंग जॉइंट वाले कैलिपर थे और यहाँ पे इसलिए मैंने दोनों ले रखा है। ये यहाँ पे क्या, एक हमारा फर्म जॉइंट है, एक स्प्रिंग जॉइंट है। ये फिगर देखेंगे ना, ये फर्म जॉइंट, स्प्रिंग जॉइंट, दोनों में फर्क क्या है, देखिए फर्म जॉइंट में एक पिवट के द्वारा इसकी या फलक्रम के द्वारा इसको आपस में जोड़ दिया गया होता है। ये हमारा बंद या खुलेगा कैसे, तो हाथ के बल के प्रभाव से, हाथ से दबाओगे बंद हो जाएगा, हाथ से तो खोलोगे खुल जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि हल्का सा भी हाथ, जैसे थोड़ा सा कम ज्यादा करना हो तो हाथ से नहीं हो पाता, थोड़ा दबाएंगे ज्यादा हो जाएगा, हल्का खोलेंगे ज्यादा खुल जाएगा। तो ये बड़ी दिक्कत करता है। या फिर इसकी माप एक बार आप भर लिए, किसी से भी गलती से हल्का सा टच हो गया, दब गया, तो इसकी माप बदल जाती है। मतलब एक बार इसमें माप भर करके बार बार यूज नहीं कर पाते हैं, वो बदलती रहती है। लेकिन क्योंकि थोड़ा भी कहीं भी दब जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी इसकी माप। लेकिन हमारा जो स्प्रिंग जॉइंट वाला कैलिपर है, ये स्प्रिंग जॉइंट वाला, इसमें देखिए ये स्प्रिंग है, ये फलक्रम या पिवट है, यहाँ पे हमारा एडजस्टिंग नट है या नल नट है, यहाँ पे वाशर बोलते हैं, इसको बॉल बोलते हैं, सब मैं पहले बता रखा हूं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब इस नलिंग नट को घुमाएंगे तभी इसकी साइज कम होगी, इसको खोलेंगे तभी इसकी साइज ज्यादा होगी। बिना इसको घुमाए कितना भी आप दबा लीजिए, दबाएंगे छोड़ेंगे फिर अपने वही स्थान पे पहुंच जाएगा। तो बिना इसको घुमाए इसकी साइज कम ज्यादा नहीं होती है। तो ये फायदा है कि एक बार माप भर करके इसको कई बार यूज कर सकते हैं। दूसरी ये चीज है कि जैसे एक तो इसके बिना या कम ज्यादा नहीं होगा,
भाई आप जब तक इसको घुमाओगे नहीं तब तक क्या होगा ना, इसकी साइज कम होगी ना ज्यादा होगी। दूसरा, अगर हमें बहुत जरा सा इसके साइज को कम करना है, ज्यादा करना है, तो हम लोग नट को हल्का सा करेंगे तो हल्का सा कम होगा, हल्का सा खोलेंगे तो हल्का सा खुलेगा। तो यह भी काम इसकी मदद से आसानी से किया जा सकता है। तो स्प्रिंग ज्वाइंट वाला ज्यादा फायदेमंद होता है। चलिए क्लियर हो गया होगा। तो ये दोनों हमारे फिगर हो गए स्प्रिंग ज्वाइंट के, और ये फर्म ज्वाइंट वाला हो गया और ये हमारा स्प्रिंग ज्वाइंट वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओह एक मिनट, इसमें जो मैंने टिक नहीं किया, क्या उस कैलिपर कौन सा हो गया, यहाँ पे जैनी कैलिपर हो गया ना, पहला ऑप्शन सही हो गया ना। अगला क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन सरफेस गेज। ये सरफेस गेज है, इसके पार्ट के नाम पूछ रहा, सबका देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। यह बेस होता है, यह स्पिंडल होता है, स्पिंडल, या फिर कहीं कहीं पे इसको पिलर भी लिख देता है, पिलर। ठीक है, यह हमारा क्या है, तो यह हमारा क्लैंपिंग नट होता है, क्लैंपिंग नट, या कहीं कहीं पर सिर्फ नट ही लिखता है, ध्यान दीजिएगा, क्लैंपिंग नट, या कहीं कहीं पर सिर्फ नट ही लिखा होता है तो इसकी दिक्कत नहीं है। यह हमारा स्क्राइबर है, स्क्राइबर, और यह हमारा क्या होता है डियर, जो इसने पूछ रखा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्नग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नग कहते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। और कई बार ये पूछता भी है कि स्क्राइबर को किसके द्वारा पकड़ा जाता है, स्नग के द्वारा पकड़ा जाता है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हो। नेक्स्ट वाले पे आ जाइए। अगला कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड। देखिए कंपटीशन सेट में ये जो पार्ट दिखाया गया इसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं लग रहा बताने की जरूरत है, मैं अभी आपको सब बता रखा था कि हमारी स्टील रूल होता है स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड। ये कौन सा वाला दिखा रखा है, प्रोटेक्टर हेड दिखा रखा है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, तो सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है, किस प्रकार के डेटम लाइन का पालन किया जाता है। यह फिगर में दिखाया हुआ कि इसमें किस प्रकार के डेटम लाइन का पालन किया गया, यह पूछ रहा है। आप देखिए क्या किया गया, यह हमारी जॉब है, जॉब पे अगर मैं लाइन खींचना चाहूँ तो यह पूरी हमारी क्या है, इस आकृति का हमारा जॉब है, जॉब है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यह पूरी हमारी आकृति की जॉब है। तब लाइनें कहां से है, इसके किनारे से, इसके किनारे से, इस वाले किनारे से, इस वाले किनारे से, इस वाले, मतलब जॉब के हर एक किनारे से लाइनें खींची गई है। तो यह जो लाइन होता है डेटम एज डेटम, एज से खींचा गया है सब लाइनें, तो एज डेटम कहलाएगा। इसी को हम लोग डेटम लाइन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, डेटम लाइन मेथड। ये तब हम लोग यूज करते हैं जब हमारी जॉब की कम से कम दो भुजाएं फिनिश की हुई है और एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो। तो देखिए एक दूसरे से दोनों भुजाएं 90 डिग्री पर भी है और फिनिश की हुई है। तीन एज के सहारे हम लोग डायमेंशन लाइन खींच करके उसके साइज को दिखाते हैं, तो ये एज डेटम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेंटर लाइन वाला एक होता है, सेंटर लाइन डेटम। तो यह जो फिगर दिखाया गया है ये हमारा सेंटर लाइन डेटम का, इसका है सेंट्रल लाइन डेटम का है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें हमारा जब कोई हमारी जब टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाली हो, उसकी कोई भी भुजा फिनिश नहीं हो, टेढ़ी मेढ़ी आकृति हो, तो उसका अगर हमें डायमेंशन निकालना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें हमें मार्किंग करना हो तो हम लोग उसका पहले जो जॉब है, देखिए यहाँ पे इस होल का सबका सेंटर ले लेते हैं। सेंटर खींचने के बाद सेंटर की मदद से हमने डायमेंशन को दिखा रखा है, तो सेंट्रल लाइन मेथड कहलाएगा। ठीक है, एक और हमारा मार्किंग बाय टेम्पलेट होता है, दो हो गया। तीसरा एक और होता है हमारा मार्किंग बाय टेम्पलेट, मार्किंग बाय टेम्पलेट। यह कब यूज किया जाता है हमारा मार्किंग बाय टेम्पलेट वाला, तो जब हमारा जॉब एक ही आकृति में कई सारी मार्किंग करना हो, मतलब जहां मास प्रोडक्शन करना हो। मान लीजिए आपका कोई जॉब है इस आकृति को बनाना है, इस आकृति का आपको वर्कपीस ऐसे दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इस आकृति का हमें 100 पीस बना दो, 100 पीस बना दो। एक पीस बनाना होगा तो नहीं भाई, एक पीस के लिए आप जाओगे टेम्पलेट बनाने तो आपको नुकसान हो जाएगा ना, 100 पीस बनाना है। तो अगर आप बार बार मार्किंग करोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक शीट लेते हैं, मेटल की पतली शीट लेते हैं और उसको जो साइज है इसी साइज का एग्जैक्ट काट करके बना लिया जाता है। अब उस शीट को बार बार जॉब पे रखते हैं, फटाफट लाइन खींच देते हैं। तो जहां पे मास प्रोडक्शन करना है, कई सारे जॉब बनाना, तो वहां पे मार्किंग बाय टेम्पलेट मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक। इस पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या। देखिए यहाँ पे ना ये जो पैरेलल ब्लॉक है इसमें दो टेपरिंग ब्लॉक होते हैं, एक दूसरे पे खिसकाए जाते हैं। ठीक है, इसको जो टंग और ग्रुप्स की मदद से, इसमें देख रहे हैं ये जो कटा हुआ है, इसमें नीचे वाले में इसको ग्रूव बोलते हैं, ग्रूव बोलते हैं, और ऊपर वाले में जो कटा हुआ ना ऐसे, ऊपर की जो इसकी हिस्सा है ना, तो नीचे ऐसे है, इसमें ऐसे निकला हुआ ऐसे ऐसे है ऊपर। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो होता है इसके अंदर चलता है, इस ग्रुप के अंदर। तो ये जो हिस्सा होता है इसको हम लोग टंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टंग बोलते हैं। तो टंग और ग्रुप की मदद से स्लाइड करते हैं आपस में। ठीक है, इसके साइज की बात करें, देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, यहाँ पे पहुंचा है तो इसकी साइज देखिए इतना है और ऊपर इससे में इतना है,
और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अगर ये और आगे स्लाइड करेंगे तो ये वाला हिस्सा इतना ज्यादा है ना, ये आगे बढ़ेगा, यहाँ पहुंचेगा तो इसकी और हाइट बढ़ती जाएगी, जैसे आगे आगे खिसकाएंगे हाइट बढ़ती जाएगी, पीछे करेंगे हाइट कम होती जाएगी। तो ये हमारा पैरेलल ब्लॉक है, लेकिन साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, इसीलिए इसको एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा भाई, ये एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है। नॉर्मल सॉलिड वाला कौन सा होता है, तो ये देखिए हमारा नॉर्मल सॉलिड पैरेलल ब्लॉक है। यह भी हमारा क्या होता है, ये हमारा पेयर में पाया जाता है, जोड़े में पाया जाता है, और दोनों जोड़े जो होंगे ना बिल्कुल सेम साइज, मतलब समान लंबाई चौड़ाई मोटाई में बने होंगे, बिल्कुल सेम साइज के होंगे दोनों पेयर। तो ये हमारा पेयर में पाया जाता है सॉलिड पैरेलल ब्लॉक। ठीक है, ये दो ग्रेड में पाया जाता है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। ग्रेड ए वाला जो होता है हमारा, ये ज्यादा परिशुद्धता में बना होता है, ये टूल रूम में यूज किया जाता है, ज्यादा परिशुद्धता में होता है, टूल रूम में यूज करते हैं, और ये हमारा साधारण कामों के लिए वर्कशॉप में यूज किया जाता है। चलिए ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसके आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जैसा मैंने बताया कि आपको सिर्फ यहीं पे इस चीज को समाप्त नहीं कर देना है, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद तुरंत इसके बाद आपको जाना है वेबसाइट पर। वेबसाइट पे जाइए, कैसे टेस्ट देना है मैंने आपको बता रखा है, तुरंत टेस्ट लगाइए, टेस्ट लगाने के बाद फिर वीडियो पे आइए और कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हो गया। जो गलत होगा उसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ऐसा करने से आपको कभी नहीं भूलेगा, हमेशा याद रहेगा, एग्जाम में पूरा नंबर लेकर के आओगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।